हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका। मैं हिमांशु औदिच्य स्केलेटन नर्सिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और यहाँ तक कि जैसे कि आपको पता है कि मेरी जो क्लासेस हैं साइकेट्री की वो चल रही हैं और सबको समझ में भी आ रहा होगा, पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि मैंने रवि सर ने बताया है कि साइकेट्रिक का जो एक इम्पोर्टेंस होता है हमारे दैनिक जीवन में, वो नॉट ओनली हमारे सब्जेक्टिव तौर पे बट आल्सो हमारे लाइफ डेली रूटीन के अंदर भी साइकेट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो कोई भी बर्डन लेके ना चले और अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें, खुश रहें, है ना। और आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर दें कि क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे आज अपना। ठीक है, तो एक मोटिवेशनल थॉट के साथ में स्टार्ट करते हैं कि वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती है। कि जहां पे कश्तियां जिद पे होती हैं कि पार लगाना ही है दरिया, ठीक है, तो वहां पे तूफान भी हार जाते हैं। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना मोटिवेशनल थॉट के साथ में अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जिस किसी को कोई भी डाउट हो वो अपना नोट डाउन कर सकता है और कमेंट बॉक्स में बाद में डाल सकता है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन। किस चीज का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे साइकेट्रिक के डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन कि कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं साइकेट्रिक के अंदर। जैसा कि सबने नाम सुना होगा, न्यूरोसिस क्या होता है, साइकोसिस क्या होता है, डिलीरियम क्या होता है, डिमेंशिया क्या होता है, फंक्शनल प्रॉब्लम्स क्या होती है, ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स क्या आती है। और तो आज हम सबके बारे में और ओवर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें कि आईसीडी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आईसीडी के बारे में। देयर आर, इसमें देखो मेनली टू क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं। टू, मेनली टू क्लासिफिकेशन सिस्टम। दो क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं। कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं? एक तो आईसीडी होता है, ठीक है जी, और एक होता है डीएसएम। आईसीडी की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, डीएसएम की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अब देखिए आईसीडी क्या होता है, एक एक के बारे में अपन बात करते हैं। आईसीडी किसने दिया था? सबसे पहले डब्ल्यूएचओ ने दिया था। किसने दिया? डब्ल्यूएचओ ने दिया। इसके अलावा जो मेंटल इलनेस थी वो कैसे क्लासी अमेरिकन, इसके अलावा अमेरिकन जो अमेरिकन एसोसिएशन था उसने को क्या दिया था? डीएसएम दिया था। दोनों की एक साथ अपन बात कर लेते हैं। डीएसएम, इसकी फुल फॉर्म भी साथ लिख देता हूँ। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, आईसीडी किसने दिया था? डब्ल्यूएचओ ने दिया था। एंड डीएसएम किसने दिया था? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पहले तो फुल फॉर्म देखिए। डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर।
मेंटल डिसऑर्डर अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने दिया था। किसने दिया था? अमेरिकन साइकियाट्री एसोसिएशन। साइकियाट्री एसोसिएशन ने दिया था। ठीक है। अब जो डीएसआईसीडी जो था, जो आईसीडी था, उसको यूज करता है कौन? मेडिकल रिपोर्ट डिपार्टमेंट यूज करता है। कौन करता है? यूज्ड बाय मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। आईसीडी, डब्ल्यूएचओ वाला पढ़ते हैं अपन, आईसीडी वाला। आईसीडी 11 लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है? 11 चल रहा है। और डीएसएम कौन सा चल रहा है? 5 चल रहा है। डीएसएम ये कौन सा चल रहा है? 5। और आईसीडी कौन सा चल रहा है? 11 लेटेस्ट वाला है। आईसीडी 11। इसकी अपन को तीन चीजें याद रखनी है कि प्रेजेंट कब हुआ था, रिलीज कब हुआ था, रिलीज कब हुआ था, प्रेजेंट कब हुआ था, और कम इनटू इफेक्ट में कब आया था। ठीक है। अपन को क्या चीजें याद रखनी है? तीन चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? रिलीज कब हुआ था, प्रेजेंट कब हुआ था, और तीसरा है इफेक्ट के अंदर कब आया। तो रिलीज कब हुआ था? ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा रिलीज हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 2018। कहाँ हुआ था? जिनेवा। हेडक्वार्टर होता है किसका? डब्ल्यूएचओ का। जिनेवा में रिलीज हुआ था। इसके बाद में जो प्रेजेंट हुआ था वो मई 2019। ये तो 18 है, ये 19 है। इसके और इफेक्ट में कब आया? 1 जन 2022 ये इफेक्ट में आया। ठीक है। इसके बाद में अब अपन पढ़ते हैं हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? साइकोटिक और न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स के बारे में और अदर प्रॉब्लम्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है। आईसीडी का एक क्लासिफिकेशन है, आईसीडी क्लासिफिकेशन। इसको अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट साइकोटिक, साइकोटिक डिसऑर्डर्स। दूसरा न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। और थर्ड वन है अदर्स। जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स है उसके अंदर अपन इसको सब डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन है फंक्शनल, सेकंड है फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, और सेकंड है ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर। फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर सेकंड वन है ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर। अब जो फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर है उसको भी अपन ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा?
इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। स्किज़ोफ्रेनिया, सेकंड वन है मैड, मतलब कि मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है जी, इसमें डिवाइड कर दिया। अब जो मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर है इसको सब डिवाइड कर दिया अपन ने 2 में। कौन कौन सा? मेजर और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और दूसरा है मेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है इसके अंदर केवल डिप्रेशन आएगा, तो ये क्या है? यूनिपोलर है, यूपीएडी। इसका मतलब क्या है? यूनिपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये क्या होता है? इसको ऑल्सो नोन एज यूनिपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। यूनिपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के नाम से जाना जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है? डिप्रेशन हो सकता है। जबकि जो मेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है इसके अंदर दो पोल हैं, तो इसको बीपीएडी के नाम से जाना जा सकता है, बाई पोलार अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसको किस नाम से जाना सकता है? बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के नाम से जाना सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो सकता है? मेनिया भी हो सकता है और डिप्रेशन भी हो सकता है। इंक्लूड मेनिया एंड डिप्रेशन। ठीक है जी, ये यहां तक अपना क्लासिफिकेशन किसका होता है? फंक्शनल चीजों का कंप्लीट होता है। देखो, सबसे पहले अपन ने बात करी कि आईसीडी का जो क्लासिफिकेशन है, आईसीडी का जो क्लासिफिकेशन है इसमें अपन ने बात करी है किस किस की? आईसीडी क्लासिफिकेशन अपन ने 3 डिसऑर्डर्स के बारे में देखा है, साइकोटिक डिसऑर्डर, न्यूरोटिक डिसऑर्डर एंड अदर्स। साइकोटिक डिसऑर्डर को अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 पार्ट्स के अंदर एक फंक्शनल हो गया, एक हो गया ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर। फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर को अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको यूपीएडी के नाम से जाना सकता है, जिसमें केवल डिप्रेशन आता है। जबकि दूसरा मेनिक डिप्रेसिव, मतलब जिसमें मेनिया भी आता है और डिप्रेशन भी आता है, तो उसको बीपीडी के नाम से अपन ने जाना। अब जो यहां तक अपने की ये क्या हो जाती है स्टोरी कंप्लीट। शिजोफ्रेनिया क्या होता है? फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। जबकि मूड इफेक्टिव डिसऑर्डर भी कैसे होते हैं? फंक्शनली साइकोटिक डिसऑर्डर ही होते हैं, और इसके अंदर सब डिविजन्स आते हैं। फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, कि यूपीएडी है या बीपीएडी है, ये सब चीजें इसमें आती है। इसके बाद में हमारी आती है जो नेक्स्ट चीज है, वो आती है न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। न्यूरोटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? देखो, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक साइकोटिक, अभी तो ये फंक्शनल साइकोटिक के अंदर चल रहा था, इसके बाद में अपन ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर से देख लेते हैं। ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर हमारा आता है, इसमें यहीं पे कंटिन्यू कर लेता हूं मैं, यहीं पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर हमारे आते हैं कौन कौन से? एक तो डिलीरियम आता है, एक डिमेंशिया आता है, एक एमनेस्टिक डिसऑर्डर आते हैं। डिलीरियम, डिमेंशिया एंड एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स। ठीक है जी, ये यहाँ यहाँ तक अपना
साइकोटिक डिसऑर्डर कंप्लीट। इसके बाद में न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? अभी मैं साइकोटिक न्यूरोटिक के बारे में अंतर बताऊंगा आपको। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? इसके अंदर हमारे आते हैं मेनली 6 टाइप के डिसऑर्डर। कितने टाइप के? 6 टाइप के डिसऑर्डर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है। एंजाइटी में दो तरह के डिसऑर्डर आएंगे। कौन कौन सा? एक फर्स्ट है जनरलाइज, GAD, और दूसरा आता है PAD। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है जी। इसके बाद में एंजाइटी डिसऑर्डर के बाद में नेक्स्ट हमारा आता है फोबिया डिसऑर्डर, फोबिक डिसऑर्डर्स। फोबिक डिसऑर्डर्स। ठीक है। फोबिक डिसऑर्डर आते हैं, इसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे जो अपन फोबिया के अंदर जब हमारा स्पेसिफिक टॉपिक चलेगा तो अपन उसमें स्टडी करेंगे। इसके बाद में तीसरा आता है OCD। OCN, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या फिर इसको कह सकते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तीसरा हो गया। फोर्थ वन, फोर्थ वन होता है हमारा स्टीरिया। अब इसका नाम चेंज कर दिया है, अब इसको यूज नहीं करते, इस टर्म को यूज नहीं करते, इसको इस टर्म को यूज नहीं करते हैं। ठीक है। इसमें कन्वर्जन और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स आते हैं। कौन कौन से? कन्वर्जन, डिसऑर्डर्स आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, इसमें कौन कौन सा स्ट्रेस आएगा? एक तो एक्यूट स्ट्रेस आएगा, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर आएगा। सेकंड वन आएगा PTSD। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है PTSD के बारे में। PTSD मतलब कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है जी। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये चीजें इसमें आएगी। नेक्स्ट लास्ट वन है सिक्स वन। कौन से डिसऑर्डर आते हैं इसमें? सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमेटोफॉर्म, ये हमारे सोमेटोफॉर्म डे। ये आपका क्लासिफिकेशन यहाँ तक कंप्लीट होता है। देखिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। अब अदर के अंदर कौन कौन से आएंगे? एक एक चीज और रहेगी ना, अदर। थर्ड वन कैटेगरी थी अदर। इसके अंदर देखो चाइल्डहुड वाले डिसऑर्डर आते हैं। ठीक है। इसमें स्लीप डिसऑर्डर आते हैं, इसमें सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आते हैं,
चाइल्डहुड स्लीप सेक्सुअल वाले, इसमें और भी तरह के जो सारे डिसऑर्डर्स आते हैं वो सारे इसमें डिसऑर्डर आएंगे जब अपन जब पढ़ाएंगे, तो उसमें सारा चीज बता देंगे। मेनली डिसऑर्डर्स जो हैं वो इनमें से पूछे क्वेश्चंस कई वगैरह पूछे जाते हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से हो गया? सबसे पहले स्टार्टिंग से मैंने बताया था क्लासिफिकेशन दो तरह के होते हैं, आईसीडी और आईसीडी के बाद में डीएसएम। आईसीडी जो है वो किसने दिया था, कई बार ये पूछ लेता है, और कब किसके द्वारा यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन है, जहां जहां मैं क्यों क्यों लगाऊं तो वो याद रखना है आपको। आईसीडी किसने दिया है, मेडिकल डिपार्टमेंट यूज करता है इसको। डीएसएम जो है, जो स्टेटिक्स मेडिकल मेडिकल, ये केवल मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए है। देखिए, ये केवल डीएसएम को याद रखना है, केवल मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, जबकि ये ऑल ओवर क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है आईसीडी वाला। ठीक है, आईसीडी को यूज कौन करता है, डब्ल्यूएचओ यूज करता है, जबकि डीएसएम को यूज कौन करता है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन यूज करता है, जिसमें केवल साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। इसके बाद में आईसीडी जो 11 चल रहा है रिसेंटली, और डीएसएम 5 चल रहा है। ठीक है, तो रिलीज कब हुआ था आईसीडी? रिलीज हुआ था हमारे 18 जून को, और 2018 में जिनेवा में यूज हुआ, रिलीज हुआ था इसको। इसके बाद में इसका प्रेजेंटेशन जो हुआ था वो मई 2019 में हुआ था, और इफेक्ट के अंदर कब आया है ये, 1 जनवरी 2022 को ये इफेक्ट में आता है। इसके बाद में आईसीडी जो क्लासिफिकेशन आता है वो उसमें तीन तरह के तीन तरह के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जिसमें साइकोटिक प्रॉब्लम्स आती हैं, एक में न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स आती है, और एक में अदर्स प्रॉब्लम आती है। अदर्स में जो वाली प्रॉब्लम है उसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आ सकते हैं? अदर्स वाली प्रॉब्लम के अंदर जैसे स्लीप डिसऑर्डर आ गया, स्लीप डिसऑर्डर के बाद सेक्सुअल डिसऑर्डर आ गया, सेक्सुअल डिसऑर्डर के बाद में है ना ईटिंग डिसऑर्डर्स आ गए, ईटिंग डिसऑर्डर्स आ गए, स्लीप डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, इस तरह के जो सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर आ गया, ये हो गया ना यहाँ तक। इसके बाद में इस तरह के जो सारे डिसऑर्डर आते हैं वो अदर्स डिसऑर्डर के अंदर काउंट होते हैं। इसके बाद में जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो साइकोटिक डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, और दूसरे हैं ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर। जो ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं उनका कारण हमको पता होता है, इसलिए उनको ऑर्गेनिक बोलते हैं। उनका कोई कोई कारण होता है। फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर्स का कोई ऐसा कुछ कारण नहीं है, जो अपन अभी कारण डिस्कस करेंगे डिटेल में। ऑल ओवर अपन कारण डिस्कस करेंगे, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है साइकोटिक प्रॉब्लम, तो उसमें वो रीजन हो सकते हैं। ठीक है, अपन ऑल ओवर चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं, कौन कौन से कारण जो हैं वो कॉज कर सकते हैं, मेंटल प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में जो फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर है उसके अंदर दो तरह के डिसऑर्डर आते हैं, एक तो स्किज़ोफ्रेनिया और दूसरा मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है, उसके अलावा जो मूड अफेक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया का अपन क्लासिफिकेशन पढ़ के पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर है, उसके 2 सब टाइप होते हैं। कौन-कौन से मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर कौन-कौन से हो सकते हैं? 2 तरह के हो सकते हैं। कौन-कौन से? बीपीएडी एंड यूपीएडी। यूपीएडी के अंदर केवल डिप्रेशन आता है, जबकि बीपीएडी के अंदर क्या आता है? ब डिप्रेशन प्लस मेनिया दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है? इसके बाद में अपन बात करते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो 6 टाइप के सब डिविजन्स हैं, जिसमें एंजाइटी डिसऑर्डर आते हैं। एंजाइटी के 2 तरह के डिसऑर्डर होते हैं, जीएडी एंड पीएडी। जीएडी मतलब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, एंड पीएडी मतलब पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर वो होते हैं जो जनरली अपन को एंजाइटी जो होती है, और पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर वो होते हैं जो एकदम सीवियर फॉर्म के अंदर एक साथ क्रिएट हो जाते हैं, तो वो पैनिक अटैक्स जो आते हैं ना, उसको पैनिक एंजाइटी अटैक हो जाए, वो एंजाइटी होता है ना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा फोबिक डिसऑर्डर। किसी व्यक्ति को अनस्पेसिफिकली किसी स्पेशल चीज से कोई डर लगता है, अनरियल कोई चीज है, लाइक मैंने बोला कि अनरेशनल है, उसका कोई रेशनल नहीं है उसके पास में। वो बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है, वो बोल रहा है मेरे को पानी से डर लगता है, लेकिन अगर आप उससे कारण पूछोगे कि पानी से डर क्यों लगता है, उसको नहीं पता कि भाई मेरे को क्यों पानी से डर लगता है। ठीक है, उसके वो पास में कोई उसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है उस चीज का। ठीक है, तो वो फोबिक डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। लाइक मेरे को लाइट से डर लगता है, मेरे को अंधेरे से डर लगता है, मेरे को स्ट्रेंजर्स में डर लगता है, मेरे को कीट पतंगों से डर लगता है, मेरे को इंसेक्ट से डर लगता है। कोई भी चीज का डर हो सकता है वो, और वो एक स्पेसिफिक होता है, और लेकिन अन रेस्पॉन्सिव होता है, मतलब उसका कोई वो रेस्पॉन्स नहीं देगा कि मेरे को क्यों डर लगता है, उसका कोई रीजन रेशनल नहीं बताएगा। ओसीडी ओसीएन आता है नेक्स्ट में, थर्ड वन, जिसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स वगैरह आते हैं। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस भी कह सकते हैं उसको, डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा हिस्टीरिया। हिस्टीरिया ये आजकल टर्म यूज में नहीं आती है, जिसमें अंदर दो तरह के डिसऑर्डर आते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर और पीटीएसडी। एक्यूट मतलब कि तुरंत जो हो जाए स्ट्रेस। ठीक है,
एक्यूट मतलब कि जो तुरंत हो जाए, एकदम सडनली जो स्ट्रेस होता है, वो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है। पीटीएसडी मतलब कि कोई भी, मतलब कि थोड़े ही टाइम में मेरे को कोई क्राइसिस कंडीशन आई, स्ट्रेस आया और मेरे को तुरंत वो हो जाता है, तो वो स्ट्रेस एक्यूट है। लेकिन अगर कोई चीज मेरे पास साथ में कोई ट्रॉमा हुआ है 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, है ना, या गन शॉट किसी ने प्लेन क्रैश के टाइम पे गन शॉट लगा के तान दी, बंदूक तान दी, तो उसके बाद में क्या हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, उसका इंसिडेंस आ सकता है, फ्लैशबैक्स आते हैं, जिसमें अपन कह सकते हैं फ्लैशबैक्स आते हैं, तो अपन वो क्या बोल सकते हैं, पीटीएसडी है वो कंडीशन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर हमारी बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, और अदर्स डिसऑर्डर में चाइल्ड डिसऑर्डर आ गया, हमारा स्लीप डिसऑर्डर आता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स वगैरह, ईटिंग डिसऑर्डर्स वगैरह, ये सब चीज सारी चीजें मेनली आती हैं। ठीक है, इसमें और लिख देता हूँ मैं, ईटिंग एंड चाइल्डहुड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड। और भी तरह के इसमें कुछ एक दो भी, एक दो चीजें और हैं जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट अब हमारा आता है नेक्स्ट वन, कि एग्जैक्टली हमने दो चीजें पढ़ी हैं अभी, साइकोसिस, साइकोटिक डिसऑर्डर्स एंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर। अब हम, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइकोसिस क्या होता है, न्यूरोसिस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तीन ऑप्शन दे देंगे कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर्स ऑफ साइकोटिक प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट। आपको एक एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आता है जो हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है, और आपको वो वर्ड जो छोटा सा दिया जाता है एक्सेप्ट, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो वो चीज आपको बहुत माइंड करनी है कि कहीं कोई क्वेश्चन में एक्सेप्शन तो नहीं दे रखा है ना, तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद उसका सही सोच समझ के जवाब देना है। ठीक है, अब अपन एक क्लासिफिकेशन के अंदर अपन एक बीच का सब डिवीजन एक टॉपिक लेते हैं, जिसके अंदर अपन अंतर की बात करेंगे कि कौन कौन से क्या क्या अंतर होते हैं हमारे साइकोटिक और न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर, क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसमें अपन, जिसको अपन साइकोसिस बोलेंगे, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जिसको अपन न्यूरोसिस का नाम देंगे। देखिए, डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। देखिए, साइकोसिस क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, साइको रिलेटेड टू, अपने माइंड से रिलेटेड है, तो सीवियर फॉर्म कौन सा होगा, साइकोसिस होगा। लेस सीवियर फॉर्म क्या होगा, न्यूरोसिस होगा। एक एक करके अपन लिखते भी चलते हैं और समझते भी चलते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन है साइको, इधर साइकोसिस लिख लेते हैं, इधर न्यूरोसिस लिख देते हैं। देखिए, जो साइकोसिस होती है वो क्या होता है, सीवियर होता है, सीवियर होगा, और क्या होगा, साइकोटिक प्रॉब्लम होगा। सीवियर साइकोटिक प्रॉब्लम होगा या सीवियर साइकोटिक डिसऑर्डर होगा। जबकि न्यूरोसिस जो होता है वो माइल्ड मेंटल इलनेस होता है, माइल्ड मेंटल इलनेस होता है। फर्स्ट वन हो गया। ठीक है, सेकंड वन है हमारा कि इसके अंदर इनसाइट जो होती है, मेजर डिफरेंस है। देखिए, साइकोसिस के अंदर इनसाइट जो होती है वो एब्सेंट होती है, जबकि इसके अंदर इनसाइट क्या होगी, प्रेजेंट होगी, इंटैक्ट होगी। इंटैक्ट। ठीक है, ये जो क्यों लगा दूं समझ जाना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए,
थर्ड वन, ये जो साइकोटिक होता है प्रॉब्लम, इसके अंदर जो अवेयरनेस होता है एनवायरनमेंट के प्रति, वो एब्सेंट होता है। ठीक है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट एनवायरनमेंट, नॉट अवेयर अबाउट नॉट अवेयर अबाउट एनवायरनमेंट, जबकि ये क्या होते हैं, अवेयरनेस होती है इनके अंदर। ठीक है जी, अवेयरनेस का मतलब क्या है, रियलिटी। ठीक है, तो रियलिटी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। इसमें सॉरी, इसमें रियलिटी एब्सेंट होगी, अवेयरनेस एब्सेंट है ना, नॉट अवेयर है ना वो, सॉरी, रियलिटी एब्सेंट, इसमें रियलिटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर जो जजमेंट होता है, क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चंस जो रियलिटी के ही पूछा जाता है, या फिर इनमें मेजर डिफरेंस जो पूछता है साइकोटिक न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स का पूछता है। जजमेंट जो होता है इसका, डिसीजन पावर मेकिंग स्किल से जो होती है वो क्या नहीं रहती है, इम्पेयर्ड रहती है। इम्पेयर मतलब कि डिस्टर्ब होगी, जबकि इसके अंदर इंटैक्ट रहती है, मतलब कि लगी रहती है जजमेंट इंटैक्ट। ठीक है जी, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट डिफरेंस आता है, नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारा, नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में टिपिकल साइकोटिक सिम्टम्स किसमें प्रेजेंट होंगे, टिपिकल साइकोटिक सिम्टम्स इसमें प्रेजेंट होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे। इसके बाद में डिफेंस मैकेनिज्म का देखिए, एक रोल होता है, डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है वो कौन सी किस में काम करती है, तो साइकोटिक प्रॉब्लम्स के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म जो काम करती है वो करती है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब अभी बता दूंगा, वैसे तुमको आना चाहिए ये चीज, क्योंकि मैंने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आपको याद रहनी चाहिए, मेरी सारी क्लासेस आपको याद होंगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और उसको कंटिन्यू रिवाइज करते चलिए, चीजों को कंटिन्यू रिवाइज करते चलिए। ठीक है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है एक तरह से ब्लेमिंग। साइकोटिक पेशेंट जो होता है ना, साइकोटिक प्रॉब्लम जिसको होगी ना, वो हमेशा क्या करता है, ब्लेम करता है चीजों के ऊपर। कैसे ब्लेम करेगा, कि नहीं मेरे अलावा सारी दुनिया पागल है, मैं सही हूं बाकी सारी दुनिया पागल है। वो ब्लेम करता है, ब्लेमिंग वाला प्रॉब्लम आता है। प्रोजेक्शन मतलब कि प्रत्यारोपण करता है, वो आरोप जो होता है वो उसको क्या करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, अपने से लेके दूसरे पे आरोप लगा देगा वो। ठीक है, कि लाइक एक फीमेल पार्टनर है और मेल पार्टनर है, फीमेल चीट कर रही है अगर मेल पार्टनर के साथ में, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो उसके ऊपर अपना आरोप लगा देगी कि नहीं तुम लॉयल नहीं हो मेरे साथ में, इस वजह से मैं मेरे को प्रॉब्लम है तुमसे, मतलब कोई भी बहाना बना देते। प्रोजेक्शन का मतलब होता है आप ब्लेम करेगी वो। ठीक है, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है इस जगह, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो फीमेल अपने ऊपर ना ले। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के बाद में इसके अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं वो होती है डिस्प्लेसमेंट। ये इसमें लिख देता हूँ डीएम, डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय साइकोटिक पर्सन। डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट आ सकता है इसमें। दूसरा क्या आ सकता है? दूसरा आ सकता है कन्वर्जन आ सकता है। तीसरी चीज आ सकती है इसमें रिएक्शन फॉर्मेशन आ सकता है। और चौथी चीज आ सकती है इसमें, वो आ सकता है कन्वर्जन रिग्रेशन आ सकता है। इन चारों के बारे में भी समझ लीजिए। देखो, डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर एक वीकर, जो हमसे वीकर ऑब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर हमारा ताकत चलेगी, है ना? कि कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाली बात है कि जो कमजोर लकड़ी होती है ना, उसी को लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा? डिस्प्लेस करेगा व्यक्ति अपना एंगर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपने से वीकर ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा? वो डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें न्यूरोसिस के अंदर यही होता है कि उसको पता होता है कि इंसाइट प्रेजेंट है उसके अंदर, जजमेंट प्रेजेंट है, उसको पता है कि मेरी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, वो यही वाली डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेगा। सेकंड वन है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या करता है? वो अपने साइकोटिक प्रॉब्लम्स को फिजिकल सिम्टम्स के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। कोई भी चीज है, जैसे लाइक उसको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तनाव है, एग्जाम प्रेशर है, तो वो क्या करेगा? मेरे को हेडेक हो रहा है, तो वो कन्वर्ट करने की कोशिश करता है चीजों को। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है? रिएक्शन फॉर्मेशन में जस्ट अपोजिट द थिंग्स। लाइक एक सास बहू आपस में लड़ रही है, सास की अगर फ्रेंड आ जाती है तो बहू नाटक करने लग जाती है, मम्मी जी, वो जैसे वो उसकी फ्रेंड आती है सास की, तो जैसे उनके पैर छूती है, तो वो क्या कर लेगी? अपनी सास के भी पैर छू लेगी, भले ही उससे पहले बर्तन फेंक रहे हो दोनों के बीच में। तो वो क्या होगा? रिएक्शन फॉर्मेशन होगा। ठीक है। पूरा डिफेंस मैकेनिज्म मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, उसको एक बार क्लास ले लेना, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद में रिएक्शन फॉर्मेशन जस्ट अपोजिट थिंग्स ना। इसके बाद में रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है रिग्रेट करना, रिग्रेशन चाइल्डिश बिहेवियर। इसमें क्या होता है? चाइल्डिश बिहेव हो जाए, बच्चे जैसा बिहेव हो जाता है। लाइक मैं एक एग्जांपल दूं उसका, तो हॉस्टल में गर्ल्स रहती हैं, नई नया कॉलेज ज्वाइन करती हैं, नई नई मेल हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लड़कियों के एग्जांपल्स ऐसा मैं सोच रहा है सर, ज्यादा लड़कियों के एग्जांपल देते हैं। ठीक है, कोई दुश्मनी है क्या पुरानी? हाँ भाई, दुश्मनी है मेरी। ठीक है। तो आगे देखिए, रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन का मतलब हो गया चाइल्डिश बिहेवियर। चाइल्डिश बिहेवियर का मतलब अपना अर्ली एज के अंदर, लाइक मेरे को कोई स्ट्रेस है, तनाव है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, तो मैं उसको क्या कर रहूंगा? अपने दूसरी सिम्टम्स के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। लाइक मैं रोने लग जाएगा व्यक्ति है जो, लाइक किसी को न्यूरोसिस है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको कोई भी दिक्कत हो रही है, तो वो क्या कर देगा? अपना चाइल्डिश बिहेवियर शो करेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, है ना? एग्जाम का प्रेशर है, तो कुछ और ऐसी हरकतें करने की कोशिश करे जैसा बच्चों में देखने को मिलता है, तो उसको चाइल्डिश बिहेवियर कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में जो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट इसमें ट्रीटमेंट जो साइकोटिक प्रॉब्लम्स के अंदर देखा जाता है, वो फर्स्ट ट्रीटमेंट देखा जाता है, फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड। ट्रीटमेंट फर्स्ट, क्योंकि इसमें सिम्टम्स जो होते हैं ना, वो सारे सिम्टम्स कैसे आते हैं? सिम्टम्स इसमें सारे आते हैं अजीबो गरीब सिम्टम्स आते हैं। तो लोग, हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसके अंदर झाड़ फूक के चक्कर में लगे रहते हैं, है ना? इसको किसी ने कुछ करा दिया, ऐसी चीजों में लगे रहते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले अपन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाओ, उसका कंसल्टेशन करवाओ, डॉक्टर्स के साथ में मिलवाओ। ठीक है। और साइकेट्रिस्ट को दिखाओ उसको। तो हॉस्पिटलाइजेशन इज वेरी रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि वो हार्म खुद को भी कर सकता है, आपको भी कर सकता है, दूसरों को भी कर सकता है, किसी को भी हार्म कर सकता है, क्योंकि साइकोटिक प्रॉब्लम्स उसके अंदर इनसाइड जजमेंट वाली, रियलिटी वाली प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंटेक्ट, वो सारी चीजें नहीं है, और वो हार्म कर सकता है किसी को, वो सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं उसको। तो सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए? आपको उसको हॉस्पिटलाइजेशन देना, भेजना चाहिए। सेकंड वन है साइको फार्मा। साइको फार्मा, मेडिकेशन से, दवाई से ट्रीट करने की कोशिश करो। थर्ड वन है ईसीटी। अगर तब भी नहीं समझे वो, तब भी नहीं सही हो, तो ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव शॉक दिए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है लास्ट वन, इसमें जो काम करेगा वो करेगा साइकोथेरेपी, जिसका बहुत माइनर सा माइनर रोल होता है साइको थेरेपी, क्योंकि उसके अंदर वो सारी चीजें एब्सेंट है ना। समझने की तो क्षमता ही अगर होती तो वो पागल ही क्यों होता? पागल नहीं बोल सकते वैसे,
ठीक है, तो साइकोथेरेपी इसमें लास्ट ऑप्शन होता है। जबकि न्यूरोसिस जो होता है उनके अंदर इनसाइड जजमेंट वो सब चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए अपन इसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट जो होता है उसका वो क्या होता है, वो होता है इसमें साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसमें साइकोफार्मा। साइको, समझाने पे नहीं समझे तो उसको दवाइयों दे के समझाने की कोशिश करो। तीसरा बनाता है इसमें ईसीटी, जो रेयर होता है इसमें। क्या होता है, बहुत रेयरली यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपका ये सिस्टम आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हाँ एक चीज और देख लेते हैं अपन। इसमें फर्स्ट जो प्रोग्नोसिस होता है इसका, इसका जो प्रोग्नोसिस की बात करें अपन, प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, क्योर रेट, मतलब उसके सही होने की कितने चांसेस हैं, तो वो क्या होता है, उसका प्रोग्नोसिस होता है। तो इसका प्रोग्नोसिस कहता है फर्स्ट एपिसोड अगर होता है व्यक्ति का, फर्स्ट एपिसोड मतलब कि उसको पहली बार कुछ हुआ है ऐसा कोई लोचा दिमाग के अंदर कि उसको पहली बार वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, तब तो उसका फर्स्ट एपिसोड है, तो उसके अंदर और उसको अगर आपने दिखा दिया, हॉस्पिटलाइजेशन करवा दिया, तो उसका फर्स्ट उसके अंदर क्या रहता है, गुड एप, अच्छा रहता है, मतलब उसका प्रोग्नोसिस, सिक्योर रेट उसकी जो होती है वो अच्छी होती है। जबकि इसके अंदर भी क्या होता है, गुड रहता है, इसके अंदर कोई अंतर नहीं है। अगर इसको पहले दिखा दिया तो वो क्या कर सकता है, इसको दिखा दिया तो उसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा होगा, इसका भी अच्छा होगा। इसके बाद में जो कॉमन जो चीजें आती हैं, प्रोग्नोसिस की बात हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज आती है वो रीअकरेंस, अगर की बात करें, दोबारा कितने परसेंट चांसेस होते हैं रीअकरेंस प्रोग्नोसिस के बाद में, रीअकरेंस दोबारा होने के चांसेस कितने होते हैं, तो दोबारा होने के चांसेस जो होते हैं, जो साइकोटिक प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर कॉमन चांसेस होते हैं, दोबारा होने के चांसेस अच्छे होते हैं। जबकि जो न्यूरोसिस वाली प्रॉब्लम होती है उसके अंदर चांसेस क्या होते हैं, एक बार ठीक हो गया तो वो उसके चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो यहां तक अपना क्या हो गया, न्यूरोसिस और साइकोसिस का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो अपना समाप्त होता है। और अपन ने क्या क्या डिस्कस किया वो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस किया था, जिसमें आईसीडी और डीएसएम बताया था मैंने। आईसीडी डीएसएम के बारे में बताने के बाद में, इसके बाद में लास्ट में क्लासिफिकेशन के बाद में हमने आज पढ़ाई करी है न्यूरोसिस और साइकोसिस के बारे में, डिफरेंस बताया है मैंने साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में। ठीक है, और यहाँ अपनी क्लास एंड करते हैं हम। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें और आगे बढ़ो। ठीक है, थैंक यू सो मच।